राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एमएसटी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो पिछले पार्ट में हमने जो है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बतलाए थे, जिसमें से एक्सरसाइज को कर रहे थे, जिसमें कुछ प्रश्न जो है बचे हुए थे। आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे थे, इसलिए पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ में लीजिए और मेरे साथ सेशन में बने रहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप 2 नंबर प्रश्न में निम्न स्थितियों की द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का एक दिया हुआ है कंडीशन कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दिया हुआ है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अर्थात यहाँ पर जो प्रश्न बोले हैं, सबसे पहले प्रश्न को हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। यदि आकृति वाला प्रश्न हो तो आकृति बना के उसे समझने में बेटर होता है। चलिए हम आकृति लेते हुए बनाते हैं। तो बोला एक आयताकार भूखंड, यानी कि एक आयत के आकार का भूखंड है। हम यहाँ पर एक आयताकार भूखंड ले लिए, यह मेरा लंबाई हो गया और यह मेरा चौड़ाई। आयत का हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, और परिमाप की बात किया जाए तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पर हमने जो है आयत से रिलेटेड जो कि प्रश्न था, यानी कि फॉर्मूला था, उसको हमने यहाँ पर लिख दिए। अब प्रश्न की बात करते हैं। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बीच वाले भाग को कहते हैं। बोला कि 528 मीटर स्क्वायर है, अर्थात कहा जाए तो यह वाला क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को मापने पर 528 मीटर स्क्वायर निकला। फिर बोला गया क्या कि क्षेत्र की लंबाई, अर्थात यह आयताकार जो क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई यह भुजा हुआ लंबाई, बोला क्या कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, अर्थात चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 2 गुने, तो चौड़ाई हमें कन्फर्म नहीं कि हमें 5, 7 कुछ ऐसा अचर पद नहीं दिया है जो कि हम रख सके, तो इसलिए हम चरपद मान लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं चौड़ाई x मीटर, आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने मान ली x मीटर, और बोला क्या कि क्षेत्र की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, अर्थात लंबाई जो दिया गया है चौड़ाई x है, चौड़ाई के 2 गुने, तो चौड़ाई में 2 से गुना कर दिए, 2 गुने से एक अधिक है और एक हमने जोड़ दिए, यहाँ पर लंबाई निकल गया था। यहाँ पर जो प्रश्न बोल रहा था आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर बोल रहा है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर कीजिए। तो हम चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, पहले हम चौड़ाई मान लेते हैं क्योंकि हमें लंबाई कन्फर्म नहीं था, तो चौड़ाई के अनुकूल हम लंबाई निकालें। तो चौड़ाई मान लिए जो कि x मीटर माने, और यहाँ पर दिया हुआ था मीटरों में। अब यहाँ पर लंबाई निकल जाएगा मेरा, लंबाई बोला गया कि चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई x है तो चौड़ाई का 2 गुने और उससे एक अधिक और एक हमने जोड़ दिए, तो यह जो है 2x + 1, यह लंबाई निकल गया आयताकार भूखंड का। अब यहाँ पर कंडीशन दिया था क्या कि क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में बोला गया कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, बोला गया 528 मीटर स्क्वायर।
हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लंबाई गुनी चौड़ाई, और यहाँ पर 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई मेरा दिया हुआ है 2x + 1 मीटर और गुने चौड़ाई दिया है x मीटर। यहाँ पर हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। जब हम गुना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा x गुना 1x, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट यहाँ पर कैंसिल कर दिए, और यहाँ पर बोला था कि मीटर में, तो हम मीटर में माने भी हैं। चलिए, तो x गुना x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया प्लस में, तो मेरा लेफ्ट साइड आएगा तो 528 मीटर इक्वल टू 0। यह मेरा देखिए द्विघात समीकरण बन गया। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ भी रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, तो द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का हम जो है मानक रूप लिखे थे, मानक रूप हम लिखे थे ax² + bx + c = 0। हम इसी आधार पर चलते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को फॉलो कर रहा है। तो अब चलिए, इसको बोला है क्या कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अर्थात यह भूखंड जो दिया गया है इसका एक्यूरेट लंबाई और एक्यूरेट चौड़ाई क्या है वह हमें ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए कहा है। तो चलिए, हम ज्ञात करने के लिए, तो अभी हम सिखाएं इसको नहीं है, तो हम अब सिखाने जा रहे हैं, कृपया आप ध्यान से देखिएगा। तो द्विघात समीकरण को हम जब सॉल्व करते हैं, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने से पहले हम करते हैं फर्स्ट को लास्ट से गुना। जब लास्ट से गुना करते हैं, हम यहाँ पर स्टेप लिखेंगे। यहाँ पर स्टेप हम लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में करेंगे क्या कि फर्स्ट को लास्ट से गुना, ए को सी से, ए को गुना करेंगे सी से, ए को गुना करेंगे सी से, और ए को गुना करने सी के गुना करने पर इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, अर्थात सॉरी एलसीएम नहीं, गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर, FACTOR, फैक्टर हम निकालेंगे, गुणनखंड नहीं, यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे। हाँ, गुणनखंड, सॉरी पहले बोल दिए थे हमने क्या, तो एलसीएम नहीं, सिर्फ हमें फैक्टर में निकालना है। तो अब यहाँ पर 2 गुना 528 करेंगे, तो यहाँ पर 528 करने पर हम इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, तो 528 गुना 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1056 हुआ। अब इतना गुना करने पर हम सेकेंड स्टेप जो करेंगे, सेकेंड स्टेप में उस फैक्टर को तोड़, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 से 5 बार, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 बार में, और यहाँ पर 116 तो 8 बार में 528, फिर ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पर 2 बार में, 6 बार में, 4 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 3 बार में और 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 6 बार में, और 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो सॉरी 2 से नहीं, डायरेक्ट हम कर देते हैं 11 से, तो 6 बार में, और 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स। यहाँ पर हमने जो हुआ इसको हम फैक्टर में तोड़ दिए, यानी कि फैक्टर में तोड़ने के बाद मेरा सेकेंड स्टेप होता है क्या कि सेकेंड स्टेप होता है कि हमें जोड़कर या घटाकर, 2 स्टेप में जोड़कर या घटाकर 2 स्टेप में हमें बीच वाला को पुराना पड़ता है, bx को बनाना पड़ता है। किसको? bx को। तो चलिए हम बनाते हैं। तो bx मेरा यहाँ पर, bx की जगह पर x है, यानी कि 1 आना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर x 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पर 11 तिया 33, 16 दूना 32, यानी कि 33 में से 32 को घटाया जाए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पर देख रहे हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, 11 तिया 33, 33 में से 32 को घटाएंगे तो मेरा 1 बच रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x नहीं, तो यह भी x² के टर्म में होगा। तो यहाँ पर गुना 2 भाग में तोड़ेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 33x - 32x।
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अगला स्टेप करेंगे 2x² प्लस 33x और माइनस 32x। और यहाँ पर जब इतना करेंगे तो मेरा अगला स्टेप आता है जो सी वाला टर्म है, सी वाला टर्म ज्यों का त्यों हम उतार देंगे तो 528 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट मेरा हो जाता है क्या कि सबसे पहले हम फर्स्ट को लास्ट से गुना किए, उसके बाद दो गुणनखंड में तोड़कर हम जो बीच वाला टर्म को पूरा दिए। अब मेरा तीसरा होता है क्या कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को निकालना। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर दिख रहा है, यहाँ पर दो टर्म में कर देंगे, 1 और 1 2। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, यहाँ 2 है, लेकिन 33 वाला जब 33 में हम 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर बचेगा क्या x, 2x में से 1x निकालें तो यहाँ पर 2x बच रहा है, प्लस है तो प्लस दिए। अब यहाँ पर 1x था तो 1x से जब इसमें भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 33 बचेगा, यहाँ पे 33। अब ब्रैकेट बंद। अब हम सेकेंड स्टेप लेते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 32 है, यहाँ पर 528, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x है, परंतु यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए हम डिजिट की बात करते हैं। तो 32 से जब इसमें हम भाग देंगे तो यह मेरा जो है 33 बार में पूर्णतः कटेगा। क्यों ऐसा, तो हम इतना जान सकते हैं क्या कि यह जो है 528 यहाँ पर देख रहे हैं, इसी का तो गुणनखंड मेरा 33 और 32 है ना, तो इसलिए यह पूर्णतः कटेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं -32 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए, तो कॉमन जैसे लिए सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं 32 से नहीं कटेगा, 32 से नहीं 16 से कटेगा। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर तो यहाँ पर जो 32 से नहीं कटेगा, कुछ 16 से कटेगा। 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 48 हुआ, यहाँ पर 4 16 48, हाँ 16 से कटेगा। तो यहाँ पर 16 हम कॉमन लिए तो 16 वाला टेबल पढ़ेंगे तो 2x, यहाँ पर 16 दूना 32, फिर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, और जब हम 16 से इसमें भाग देंगे तो 16 48, 52 में से 48 गया तो बचा 4, ऊपर से उतरा 8, 16 48 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं दोनों जगह जो कॉमन मेरा पार्ट आया वह कॉमन पार्ट सेम है। यहाँ पर भी 2x प्लस 33 और यहाँ पर भी 2x प्लस 33 है, तो दोनों जगह जब सेम है तो हम कॉमन को क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे तो 2x प्लस 33 को हम कॉमन ले लिए तो बच गया मेरा यहाँ पर x और यहाँ पर बच गया 16, यह मेरा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक का मान आ गया 2x प्लस 33 और यहाँ पर आया x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हमें ज्ञात करना है शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर जैसे कि बोलेंगे कि 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2x माइनस 33 इक्वल टू 0, यह गुणनखंड भी 0 के बराबर है, और यहाँ पर चूंकि x माइनस 16 इक्वल टू 0 यह भी 0 के बराबर है, तो यहाँ पर जो मेरा x का फाइनल मान आ जाएगा 33/2। तो यहाँ पर 33/2, यहाँ पर माइनस में था, दूसरे साइड प्लस में 2 से भाग दे दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं x का मान यहाँ पर फाइनल जो आएगा यह माइनस में, तो यह आ जाएगा प्लस में 16, अर्थात हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर कुछ मान आ रहा है 16.5 और यहाँ पर देख रहे हैं 16 आ रहा है, अर्थात x का हम चयन कौन सा करेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस है प्लस, यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, तो माइनस में हम जब किसी दूरी को मापते हैं तो कभी भी दूरी निगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक मान नहीं देता। अब हम मान लीजिए आपको कहेंगे कि आप -5 किलोमीटर चलिए, या आप किधर भी कोई भी डायरेक्शन में आप जाइएगा तो -5 किलोमीटर कभी नहीं जा पाइएगा। हम एक्यूरेट पॉइंट देंगे, कहेंगे इस पॉइंट से आप जो है -5 किलोमीटर चलिए, तो -5 किलोमीटर संभव ही नहीं। हम यदि ईस्ट की ओर जाते हैं तो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर प्लस देगा, इस हम वेस्ट की ओर जाते हैं तो प्लस में देगा। अर्थात इतना जान लीजिए कि दूरी जो होता है
कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक है तो यह मेरा नहीं होगा, तो होगा हमेशा क्या, धनात्मक। तो यहाँ पर x का मान जो दिख रहा है मेरा क्या आया, 16। और बोला गया था क्या कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भूखंड की लंबाई, एक चौड़ाई माने है x, तो लिखेंगे अतः, एक मिनट हम किसी दूसरे साइड लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं अतः भूखंड की चौड़ाई x माने थे, जो कि x का मान 16 है, तो यहाँ पर 16 मीटर। और हम लंबाई की बात करें तो लंबाई हुआ था 2x + 1। तो यहाँ पर x की जगह पर 16 रखेंगे तो 16 दूना 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 मीटर। अर्थात यह मेरा आंसर आ गया कि भूखंड की जो चौड़ाई निकल कर आया 16 मीटर और यह लंबाई निकल कर आ गया 33 मीटर। आप इसको समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए तो दोबारा वीडियो देखिएगा। अब इसी प्रश्न को हम शॉर्ट में बनाने का मेथड बतलाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में काम देगा। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न बोला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। तो बोला गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम धनात्मक पूर्णांक जानते हैं क्या कि हम बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक पूर्णांक, तो हम पूर्णांक पहले जान लेते हैं। तो पूर्णांक को बतलाए थे कि पूर्णांक वह है जो कि मेरा माइनस में 5 हो गया, -4 हो गया, -3, -2, 1, 3, 5, 7, ये सब डॉट 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 चलते रहता है। जो भी प्लस और माइनस में संख्या होते हैं सभी पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन माइनस और प्लस दोनों है, जीरो भी शामिल होता है इसमें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की। तो धनात्मक पूर्णांक जब हम नंबर लाइन पर दर्शाते हैं तो यहाँ पर मेरा 0 मान होता है। जब हम लेफ्ट आते हैं तो माइनस में मान देता है, इस प्रकार से। और जब हम 0 से राइट साइड की ओर चलते हैं, राइट साइड, तो यह मेरा मान जो है प्लस में देता है। अर्थात यह मेरा जैसे कि +1, +2, +3 डॉट 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 इस प्रकार से जो भी मान देता है तो प्लस में देता है। हम यहाँ से जो भी प्लस मान देता है, 0 के बाद जितना भी संख्या होता है यह धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक को समझ गए, लेकिन बोला गया क्या, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत, सबसे पहले बात करते हैं क्रमागत के बारे में। तो क्रमागत जो होता है, क्रमागत अर्थात क्रम से आने वाला, हम बोल सकते हैं क्रम से आने वाली संख्या। क्रमागत हम बोल सकते हैं क्या कि वैसी संख्या जो क्रम से आती है। जैसे कि हम कह सकते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो ये संख्या जो है ये सब क्रम से आ रहे हैं, अर्थात क्रमागत, क्रम से आने वाले। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 3 के बाद 4 या 5 या 6 कोई भी आ जाए तो यह मेरा क्रमागत संख्या नहीं कह सकते हैं। यह धनात्मक है, प्लस में है, लेकिन क्रम में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्रमागत को हम समझने के लिए जो लिए हैं संख्या, यह मेरा क्रमागत संख्या कहलाता है। अर्थात 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। कहने का तात्पर्य है कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। अर्थात सभी संख्या के बीचों का अंतर समान होगा तो वे क्रमागत संख्या कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा था। तो सभी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक प्लस में है, तो धनात्मक पूर्णांक भी समझ गए। ऋणात्मक पूर्णांक की बात किया जाए तो 0 के लेफ्ट हैंड में जो भी संख्या होंगे वे निगेटिव में होते तो उसको ऋणात्मक पूर्णांक, और जो राइट साइड में संख्या होते हैं उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो आइए हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अब समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर समझते हैं
धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि मेरा एक संख्या 1 आया तो क्रमागत में 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस प्रकार से आएगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात किया गया तो सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वह 1 होता है। तो यहाँ पर हम कन्फर्म यहाँ पर नहीं बोला कि 5 ही है, 4 ही है, एक होगा 7 तो दूसरा होगा 8, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम मान भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है कुछ मानते हैं ऐसा मानते हैं जो कि वह मेरा मान कुछ भी दे सकता है, उसका फिक्स नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि चरपद मानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि बोला था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम पहले क्रमागत को मानते हैं। माना कि पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x मान लेते हैं। आप x, y, b, z, q कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर x माने हैं। अब बोला कि पहली क्रमागत संख्या हमने x मान लिए, लेकिन बोला गया था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हम दूसरी संख्या को जो मानेंगे तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x और सभी का देख रहे हैं अंतर 1 आ रहा है। तो यदि 4 आता है तो पहला, दूसरा 5, तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे। यह चीज़ को ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर यदि होगा तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी का अंतर 1। यदि मान लीजिए x का मान 5 आया तो दूसरा जो आने वाला है वह कौन सा आएगा, 6। तो अंतर कितना का, 1 का। यदि 6 आया तो अगला जो आने वाला दूसरा संख्या होगा 7, तो 1 का अंतर। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, क्रमागत संख्या 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया पहली क्रमागत संख्या x, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया x + 1। अब आइए हम प्रश्न से बात करते हैं। प्रश्न जो बोल रहा है जिस प्रकार से, उस प्रकार से करेंगे। तो प्रश्न में कहा गया क्या कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो पहली संख्या मेरा x है और दूसरी संख्या मेरा x + 1 माने है धनात्मक पूर्णांक, और दोनों का बोला गया गुणनफल जो है यह गुणनफल 306 के बराबर है। पहली धनात्मक पूर्णांक और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या को जब आपस में गुणा किया जाता है तो यह 306 के बराबर होता है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, अर्थात वह पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है, ऐसा प्रश्न बोला गया है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा x गुना x² और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए, x को 1 से गुना किए तो x, और यह प्लस में राइट साइड जब लेफ्ट साइड में आएगा इक्वल टू का, तो यह साइन चेंज करके प्लस में है तो माइनस में 306 होगा और इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ पर जब ऐसा किए तो मेरा देख लीजिए यहाँ पर जो आया द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर सामने आ गया। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो हम उसको सॉल्व करने के लिए पिछले क्वेश्चन में हम बतलाए हैं, तो हम उतना डिटेल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बतलाए थे क्या कि जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट को लास्ट से गुना, तो यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 से हम 306 में गुना करेंगे तो 306 आएगा। जब हम 306 को फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 से खाएगा तो 1 टाइम, 0 2 टाइम्स, फिर यहाँ पर देख रहे हैं 3 से खाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स, और यहाँ पर 2 से खाएगा 1 टाइम्स, और यहाँ पर 7 टाइम्स। अब यह कटने वाला नहीं है, तो जब नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे। तो 306 का जो यहाँ पर फैक्टर हुआ 3 3 2 17, और यहाँ पर जब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पहले उतार देंगे x²
अब हमें सेकेंड स्टेप में करते थे क्या कि इसको दो पार्ट में गुणनखंड को गुना करके दो पार्ट बनाते हैं, या तो हमें जोड़कर दोनों पार्ट में या घटाकर हमें बीच वाला को बतलाना पड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं x है नहीं कुछ, तो अब यहाँ पर करते हैं 3 तिया 9, 9 दूनी 18। यदि 18 में से 17 को घटा दिया जाए तो 1 बच रहा है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो फैक्टर आएगा, फैक्टर को एक गुणनखंड को हम दो पार्ट में गुना करेंगे और गुना करने पर दोनों पार्ट को या तो जोड़कर या तो घटाकर हम बीच वाला टर्म को पुराते हैं। तो बीच वाला टर्म मेरा यहाँ पर 1x था, तो यहाँ पर 3 तिया 9 दूनी 18, 18 में से 17 घटा तो यहाँ पर 1 बच रहा है। यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर 18 प्लस में है, प्लस माइनस घटेगा, 18 में से 17 गया तो 1, 18 12 है, इसका साइन प्लस है तो जो यहाँ पर भी +1 होगा। अर्थात जब हम घटाते और जोड़ते हैं तो साइन जो आता है फाइनल वह बड़े नंबर से, अर्थात यहाँ पर बड़ा नंबर 18 था तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या +18x और यहाँ पर माइनस में 17 तो -17x और यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में 306। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे जो होता है थर्ड स्टेप हम बतलाए थे कि जब इतना कर लेते हैं तो मेरा कॉमन पार्ट सिलेक्ट करना होता है। तो हम इस कॉमन पार्ट सिलेक्ट करने के लिए दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक पार्ट यहाँ से और एक पार्ट यहाँ से। हम दो पार्ट में कॉमन पार्ट को चयन करते हैं। तो चलिए हम कॉमन पार्ट को चयन करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें x है और इसमें भी x है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 18 है। तो 1 और 18, तो 1 ऐसी संख्या है जो सभी को पूर्णतः विभाजित करती है। यहाँ पर तो एक को हम इतना नहीं लेंगे, तो यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर एक x है, तो हम 1x कॉमन ले सकते हैं। तो 1x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x में से 1x भाग देंगे तो यहाँ पर कटकर 1x बचेगा, तो 1x को हम ब्रैकेट में लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर जब प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो प्लस है तो प्लस दे दिए। अब यहाँ पर 18x में हम x से जब भाग देंगे तो x मेरा कटकर यहाँ पर 18 बच जाएगा, तो ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हम सेकेंड में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x है परंतु यहाँ पर x नहीं, तो हम x को कॉमन नहीं ले सकते। तो अब जब x कॉमन नहीं आ रहा है तो हम नंबर की बात करेंगे। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 17 और यहाँ पर 306, तो हम 17 को 306 में भाग देते हैं तो यह कटने वाला है या नहीं, तो हम देख लेते हैं। 7 दूनी 34, यह 12 हो जाएगा। 1 टाइम में देंगे भाग 17 तो बचा 13, ऊपर से उतर कर आया 6, तो 17 × 5 = 85, 17 × 74 से 17 × 7 = 19, 17 × 8 = 36 से, यानी 8 बार में पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। कहने का 18 बार में, सॉरी, जब 17 से 306 में भाग देंगे तो 18 बार में पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों पार्ट में 17 जो संख्या है वह कॉमन है। तो हम यहाँ पर माइनस में रहेगा तो माइनस में 17 को कॉमन ले लेते हैं और प्लस में है तो प्लस में। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में तो -17 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x बच गया, x लिख दिए ब्रैकेट के अंदर। और माइनस माइनस हम जानते हैं क्या होता है प्लस, तो प्लस लिख दिए। अब 17 से 306 में भाग देंगे तो यह मेरा 18 बार में पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो हम 18 को लिखकर ब्रैकेट बंद करके =0 कर दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इधर भी x + 18 और यहाँ पर भी x + 18, दोनों जगह जो है x + 18 कॉमन पार्ट दिख रहा है। तो मेरा अगला स्टेप होता है क्या कि इस कॉमन पार्ट को भी अलग सेपरेट कर लें। तो चलिए हम यहाँ पर कॉमन पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तो x + 18 को हम सेपरेट कर लिए तो बचा यहाँ पे x और यहाँ पर -17 और =0। इतना करने के बाद देख रहे हैं कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना यह दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको कहते हैं गुणनखंड, अर्थात कह सकते हैं हम क्या, x² + x - 306 को 6 का गुणनखंड हो गया x + 18 और x - 17। हम लिख सकते हैं चूँकि x + 18 = 0 और दूसरा लिख सकते हैं चूँकि x - 17 = 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं x का मान जब लिया जाएगा तो यह 18 है, तो राइट साइड जब जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में 18, और यह जो संख्या है x 17 माइनस में तो दूसरी साइड प्लस में। तो यहाँ पर मेरा x का मान आ गया एक जगह -18 और दूसरी जगह 17। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या
कि बोला गया था क्या, धनात्मक पूर्णांक। क्या, धनात्मक पूर्णांक। ध्यान से समझिएगा भैया, बोला कि धनात्मक पूर्णांक, तो ये बेचारा देखिए यहाँ पर आ गया ऋणात्मक, यहाँ पर ये ऋणात्मक आ गया, टांग लड़ाने के लिए। भाई हम भी तुम्हारा पार्ट हैं, क्या ठीक है भाई, अच्छी बात है, परंतु हमको सिलेक्ट करना है किसको, धनात्मक पूर्णांक को। तो बाबू यहाँ ऋणात्मक है तो इसको हम क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए, छांट दे के भी हट जा बाबू हट जा। और यहाँ पर जो है 17 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि अतः, लिखेंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक, सॉरी यहाँ पर क्रमागत होता, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या जो हो गया मेरा x माने थे, x का मान मेरा 17 निकला। और दूसरी संख्या की बात किया जाए तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है वह मेरा x+1 था, तो x का मान 17 और 1 जोड़ दिए तो यहाँ पर हो गया 18। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक में नोट कर लें। कितना मिनट, चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, तो उससे। अब उससे कौन है, ध्यान से, उनकी आयु वर्ष में बोला, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो गई, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, करनी है, यही ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो बोला है क्या कि रोहन की माँ, यह है रोहन की माँ, ठीक, यह माँ है और यह रोहन है। रोहन का भी हम फिगर बना ही देते हैं, यह बच्चा रोहन है, यह हो गया माँ और यह हो गया रोहन। ध्यान से समझिएगा, बोला कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात किससे, रोहन से। रोहन से रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात 26 वर्ष बड़ी। तो हम यहाँ पर रोहन को मानते हैं x, तो रोहन की माँ जो है x+26, यहाँ पर 26 वर्ष बड़ी होगी। फिर बोला कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि पूर्व की बात किए थे, तो पूर्व में होता था पहले, तो हम घटाते थे, और बाद की बात करते हैं तो बाद को हम पश्चात कहते थे, इसमें जोड़ते हैं। तो बोला गया है पश्चात, तो हम बाद की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में यहाँ पर वर्तमान में x+26 उसकी माँ है और रोहन का आयु x वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष जो है दोनों के आयु में वृद्धि होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x+26 अभी है, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद हम 3 जोड़ दिए। रोहन का आयु वर्तमान में x था, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष हम जोड़ दिए, तो इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा x+29 वर्ष हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x+3। तो और बोला क्या कि गुणनफल जो है, दोनों का गुणनफल 360 है। तो यहाँ पर जो है आप प्रश्न को समझ गए होंगे। अब हम बनाने जाते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पहले मानते हैं, माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष, रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष, और उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु हो जाएगा y वर्ष। सॉरी y नहीं हम मान रहे हैं, क्योंकि एक चर वाले पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बोला है, 26 वर्ष बड़ी, तो हम x में 26 जोड़ देंगे, तो वर्तमान का जो हो जाएगा इतना। फिर बोला क्या, अब प्रश्न में जैसा बोल रहा है तो प्रश्न से चलते हैं, तो लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न पे ध्यान देना है। तो बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यहाँ तक तो क्लियर हो गए। बोला उनकी आयु, किसकी, तो रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु, बोला का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात,
तो हम रोहन में भी 3 वर्ष जोड़ देंगे और उसकी माँ में भी 3 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 वर्ष बोला कि गुणनफल जो है कितना हो जाता है, तो 360 के बराबर। आप यहाँ पर समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हम फिर से एक बार समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहले माने कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष, उसकी माँ की वर्तमान आयु बोला कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26। रोहन के आयु में 26 वर्ष जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की आयु आ गया। यह वर्तमान की आयु की बात किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न बोला क्या, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो अब से 3 वर्ष, वर्तमान से 3 वर्ष जाने के लिए हम रोहन की भी आयु में 3 वर्ष जोड़ दिए और उसकी माँ के भी आयु में 3 वर्ष जोड़ दिए। बोला कि गुणनफल 360 है, तो गुना जब आपस में किए तो यह 360 के बराबर हो गया। चलिए अब यहाँ पर बोल रहा था कि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा x + 3 और यहाँ पर हो जाएगा x, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 = 360। अब जब हम गुना करते हैं तो x गुना x, x², यहाँ पर x गुना 29 तो प्लस में 29x और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3x और यहाँ पर प्लस में 3 से जब गुना करेंगे तो नौतिया हो जाएगा 27, 3 दूना 6, 1 7, फिर से नौतिया 27, 3 दूनी 6, 2 8 होगा, 2 शेष बच रहा, हासिल बचा यहाँ पर 360। अब यहाँ पर देख रहे हैं x² प्लस में जुटेगा 29 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32x और यहाँ पर प्लस में 87। अब इक्वल टू में 300 राइट साइड में 360 है तो लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस में तो माइनस में 360 हो जाएगा और यह 0 के बराबर। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं तो x² प्लस 32x, अब प्लस माइनस घटेगा तो घटने पर 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 5 बचा तो 10 बचा 15, 15 में से 8 हो गया तो 15 में से 8 गया तो 7 बचा और यहाँ पर 2 तो 273 हो गया। अब 273 यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो हम सॉल्व करने सिखाएं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे फर्स्ट गुना लास्ट, तो यहाँ पर गुना करने पर आ जाएगा 273 माइनस में। अब यहाँ पर देखिए इसको तो गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 3 से कटेगा तो 9 × 27, 1 फिर 13 से कटाएंगे तो 7 बार में। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह गुणनखंड जो आया किसी प्रकार से हमें बीच वाला टर्म को पुराना पड़ता है। तो यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 7 या 21, 21 में 13 जोड़ेंगे तो यह मेरा 34 होगा, पुराना 32। दूसरा देखते हैं 13 39, 13 39 में से 7 घटाते हैं तो मेरा 32 आ रहा है। तो यहाँ पर हम किसी प्रकार से 2 पार्ट में गुना कर 2 पार्ट में गुणनखंड को बांटकर उसको जोड़कर या घटाकर किसी प्रकार से हमें बीच वाला टर्म को पुराना पड़ता है। तो यहाँ पर पुर गया तो हम लिखेंगे आगे x², यहाँ पर प्लस में 39x और माइनस में 7x माइनस 273 = 0। अब चलिए यहाँ पर इतना करने के बाद हम कॉमन पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो कॉमन यहाँ पर x दिख रहा है तो x को कॉमन लिए तो बचा x और यहाँ पर प्लस में 39 और यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 और 273 है तो इसमें देखते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, लगा पूरा कटता है नहीं। 7 या 21, फिर यहाँ पर 6, 9 7 63 कट रहा है तो यहाँ पर -7 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, 7 से हम भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 27 में से 21 घटा तो यहाँ पर बचा 6 और 6 पर उतरेगा यहाँ ऊपर से 3 तो 63, 9 7 63 तो यहाँ पर 9 = 0। अब चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर भी x + 39, यहाँ पर भी x + 39 है तो हम x + 39 को कॉमन ले लिए तो बच गया मेरा x और -7 = 0। अब यहाँ पर गुणनखंड आने पर हम करते हैं क्या, x का मान सेपरेट कर लेते हैं। तो चलिए हम x का मान सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे चूँकि x + 39 बराबर 0, यहाँ पर भी चूँकि x - 7 बराबर 0 तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 39 माइनस में और यहाँ पर जो x का मान आएगा
यह प्लस में 7। तो हम इतना जानते हैं कि किसी का आयु माइनस में नहीं होता। अब बोलेंगे राम -5 वर्ष हो रहा है, तो कोई मानने का चीज़ नहीं, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए दूरी हो गया, किसी का आयु हो गया, या कोई वजन माप रहे हैं, तो ये सब कभी भी माइनस में नहीं होता, यह हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, नेवर भी निगेटिव। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर x का मान जो है माइनस वाला नहीं होकर होगा मेरा प्लस वाला। तो बोल रहा था रोहन का, यानी कि यहाँ पर प्रश्न में बोला रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहन की आयु को हम x माने हैं और x का मान 7 आया, तो हम लिखेंगे उत्तर में अतः x बराबर अतः रोहन का वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। तो आप समझ गए होंगे। हम इस प्रश्न को थोड़ा सा और सिंपल में बनाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो हम अच्छी प्रकार से कम समय में जवाब दे देते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इधर हम जो है बेसिक पार्ट मिटा देते हैं, चाहे हाँ मिटा देते हैं, रहने देते हैं। इतना तो हम 10th क्लास में कर ही लेंगे। और द्विघात समीकरण जो मेरा बनकर आया था फाइनल, यह रहा द्विघात समीकरण। हम द्विघात समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं x² + 32x और माइनस में 273 = 0। यहाँ पर ऐसा दिया रहेगा, बोलेगा x का मान हमें ज्ञात कीजिए, तो हम इतना ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम इतना करने का प्रोसेस कोई ज़रूरत नहीं। हम सबसे पहले करेंगे क्या, फर्स्ट को लास्ट से गुना करने पर हम गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 273 का हम गुणनखंड हो जाएगा 3 से यहाँ पर 91, फिर यहाँ पर 13 से 7 टाइम्स में। अब हम करेंगे क्या, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करने पर हमें बीच वाला टर्म को पुराना पड़ता था, तो हम बीच वाला टर्म को पूरा लेंगे। तो यहाँ पर किए थे क्या, 13 39 में 7 तो प्लस में 39 लिए थे और माइनस में 7 तो मेरा हो जाएगा 32 प्लस में, इतना किए। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट होता है, गुणनांक जो होता है, उसको हम सब दोनों में भाग दे देंगे। तो x² का गुणनांक कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें भी 1 और इसमें भी 1। जब x का फाइनल मान निकला हो तो हम जो प्लस में रहेगा उसको हम माइनस में कर देंगे और जो माइनस में रहेगा उसको हम प्लस में कर देंगे। तो इस प्रकार से आ गया मान x का मान 7। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को आप जो है सिंपल में बना सकते हैं इस प्रकार से। तो चलिए इसको आप अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हम इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है जो कि दिया गया है। बोला क्या, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है एक दूरी दिया हुआ है, यह दूरी जो है बोला गया कि 48 किलोमीटर है। यह दूरी 48 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है 480 किलोमीटर। अब चलिए हम बात करते हैं आगे। प्रश्न में बोला क्या कि यदि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी को समान चाल से तय करती, यदि रेलगाड़ी इस दूरी को यदि समान चाल से तय करती है तो वह समय पर पहुंच जाती। जितना समय में पहुंच रही थी, 1 घंटा लगे या 5 घंटा लगे, वह समय पर पहुंचती। लेकिन बोला क्या कंडीशन, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को 480 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो चलिए सबसे पहले हम रेलगाड़ी को चलाते हैं। तो रेलगाड़ी को थोड़ा सा बना देते हैं।
यह रेलगाड़ी है, ठीक, ये पहिया हो गया, यह थोड़ा सा धुआं फेंकने वाला हो गया, ठीक, और यह आगे में हो गया। चलिए रेलगाड़ी अब चलने लगा पटरी पे। पहले हम मान लेते हैं कि यह रेलगाड़ी का जो चाल है, चाल मान लेते हैं x किलोमीटर, x किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात यह रेलगाड़ी यदि x किलोमीटर की चाल से चलती है तो 1 घंटा समय लेती। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो समय, यहाँ पर समय की बात किया है तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर दूरी जो यह रेलगाड़ी जो तय कर रही 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर इसकी चाल x किलोमीटर से, यानी कि सामान्य चाल जो बोला समान चाल, तो समान चाल x किलोमीटर से चलती है। तो मान लीजिए यह समान समय में पहुंच जाता है, इसका समय जो है जितना में पहुंचना चाहिए था वह समय पर पहुंच जाती, परंतु बोला क्या कि चाल जो है 8 किलोमीटर कम कर देती है। अर्थात पहले चाल x से चलता था, अब जो चाल है यह चाल, यह गाड़ी का फर्स्ट चाल था, और सेकेंड चाल जो है यह सामान्य चाल से 8 किलोमीटर कम, तो पहले x से चलती थी, तो अब ये इसका चाल क्या हो गया, x - 8 किलोमीटर पर आवर, अर्थात इतना से चलती है। तो समय की बात किया जाए तो 480 दूरी, अर्थात उसी दूरी को समय करने में, तो तय करने में इसे 3 घंटा अधिक लग जाता है। अर्थात यहाँ पर x - 8 की चाल से दूरी तय करती है तो 3 घंटा अधिक समय लग जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रश्न को समझ गए। प्रश्न को समझने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की समान चाल, तो लिखते हैं माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात यह रेलगाड़ी जो चल रही है सामान्य चाल जो कि x किलोमीटर प्रति घंटा से, और यह कहा फिर दूसरा क्या कि चाल में कमी किया जाता है। तो हम लिखेंगे चाल में कमी करने पर तो इसका चाल जो हो जाता है x - 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। अब प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न में जो कंडीशन दिया था हम कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो बोला क्या कि यदि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी को समान चाल से चलती है तो समय जो है समान समय में पहुंचता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि हम किसी दूरी को अधिक स्पीड से तय करते हैं तो समय कम लगेगा, और वही हम दूरी को हम स्पीड कम करके चलते हैं तो समय पिछले समय से अधिक लगेगा। यदि मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। यदि हम एक दूरी जो है दिया हुआ है 50 किलोमीटर, एक दूरी 50 किलोमीटर है, एक दूरी 50 किलोमीटर है, एक लड़का इस दूरी को तय करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो इसको लगता है 10 घंटा दूरी तय करने में 10 घंटा, और दूसरा लड़का जो है इससे थोड़ा फास्ट चलता है, यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इसको लगता है 5 घंटा समय दूरी तय करने में। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जिस व्यक्ति का चाल अधिक है वह समय कम ले रहा है, और जिस व्यक्ति का चाल कम है वह समय अधिक ले रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि चाल जो है कमी है 8 किलोमीटर पहले से। तो यहाँ पर जो हम करेंगे क्या, तो अंतर की बात बोला कि 3 घंटा अधिक हो जाता, अर्थात यहाँ पर जो हम बतलाए थे यह दूरी समान है और यह कमी करने पर है, तो यह अधिक समय लेगा, यह जो है अधिक समय लेगा। किससे, तो पहले वाले से। यह कम समय लेगा, तो इसमें से यदि इस समय को घटा दें, यह मेरा जो निकला है यह समय निकला हुआ है, ना कि दूरी ना कि चाल।
हम समय को निकालें। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, तो हम दूरी को चाल से भाग दिए तो यह मेरा समय हो गया, और यहाँ पर भी हम दूरी को चाल से भाग दिए तो यह समय हो गया। तो समय बोला 3 घंटा का अंतर है, तो हम यह अधिक समय ले रहा है, तो हम अधिक समय में से कम समय को घटाएंगे तब ना मेरा 3 घंटा होगा। तो हम करेंगे क्या कि 480 में से x माइनस 8 हो गया, और दूसरा जो है 480 में x की चाल से चला, यह अधिक समय लेगा या कम। अधिक समय में कम समय को जब घटा देंगे तो यह बोला गया कि 3 घंटा का अंतर है, या तो 3 घंटे अधिक लेती है, तो 3 हो गया। इसका कोई दिक्कत समझने में आपको नहीं ना। तो चलिए हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले बोला था क्या कि 480 किलोमीटर दूरी जो है समान चाल से चलती है, तो पहले हम कम चाल से रेलगाड़ी को चलाते हैं। तो 480 किलोमीटर को हम पहले चलाते हैं x माइनस 8 से, और फिर वही दूरी को तय करती है रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी को x किलोमीटर से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर बोला कि चलने पर 3 घंटा अधिक ले लेता है, 3 घंटा अधिक ले लेता है। किससे? तो इनसे। तो हम यहाँ पर घटाएंगे तो यह 3 के बराबर होगा। नहीं तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ध्यान से दीजिएगा। तो पहले रेलगाड़ी को समान चाल से चलाते हैं, तो 480 किलोमीटर चलता है, तो यह लेता है कितना? तो x किलोमीटर की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लेता है, तो समय इतना लिया। और जो है जब यही 8 किलोमीटर कम होता है तो 480 किलोमीटर x माइनस 8 से चलता है, तो बोला 3 घंटा अधिक समय लेता है। किससे? इस समय से। यह समय कितना? 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इस प्रकार से करने पर थोड़ा सा होता है क्या, दिक्कत का सामना करना पड़ता है समझने में। तो हम इस मेथड का प्रयोग नहीं करके हम थोड़ा माइंड का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि बतलाए कि जिसका चाल अधिक होगा कम समय लेगा, और जिसका चाल कम होगा तो वह अधिक समय लेगा। तो हम अधिक चाल में से, अधिक समय में से कम समय घटा दिए, तो अधिक समय में से कम समय घटाएं तो अंतर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसको सॉल्व करने पर। तो बोला है क्या कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, बतलाइए। तो रेलगाड़ी, यहाँ पर हम इन दोनों का कॉमन लिया, एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8, और इसका हो जाएगा x इंटू में। अब यहाँ पर x माइनस 8 से भाग देंगे तो बचेगा x। 480 को हम x से गुना करेंगे तो 480 x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम x से भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस में 480 और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 480x, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 480 गुना x, तो 480 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से गुना करेंगे तो 8 को 0 से, तो 0 8 8 64, 6 बचा, 8 चौक 32, 6 तो हो जाएगा 38। तो 3840, और यहाँ पर हो जाएगा x गुना x स्क्वायर और माइनस में 8x इक्वल टू 3, और नीचे में नहीं कुछ तो 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह मेरा कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में। तो यहाँ पर हम 3 से जब इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, और 1 से इसको करेंगे तो बराबर में 3840। अब चलिए यहाँ पर इसको सेपरेट करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस में, तो माइनस में 3840 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं 8 4 12, 8 4 12 3 15, अर्थात 3 से सभी विभाजित है। तो हम 3 कॉमन लिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और माइनस में 1 टाइम 2 टाइम्स, और यहाँ पर 24 होगा तो 8, और यहाँ पर 0 इक्वल टू 0। अब 3 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो यह मेरा 0 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकल कर आया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80 इक्वल टू 0।
अर्थात यहाँ पर द्विघात समीकरण जो है अब बनकर आ गया। तो हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप सभी को सिखाए हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम करते हैं फर्स्ट गुना लास्ट। तो फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे तो नहीं, यहाँ पर 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि 1280 को अब हम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो देख रहे हैं 2 से तो 6 बार में, 4 बार में 0, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में, 2 बार में 0, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 16 1, और यहाँ पर 2 से करेंगे तो 18, और यहाँ पर जो है 2 से करेंगे तो 40, और यहाँ से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, और 2 से करेंगे तो 10, और 2 से करेंगे तो 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं इतना बड़ा गुणनखंड आ गया, और इसी में से हमको बीच वाला 8x को पुराना है। तो चलिए हम पुराते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 यहाँ पर रहने देते हैं, और 5 दूनी 10, 10 दूना 20, अब 20 दूना 40। यदि 40 में से 32 को घटा दिया जाए तो मेरा 8x जो है बच रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ax²। यहाँ पर माइनस में x है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिखेंगे क्या, तो 40 में से हम 32 को घटाएंगे तो मेरा यहाँ पर जो बच रहा है 8। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो दिया गया है कि माइनस में, तो हम यहाँ पर 32 को प्लस में लेते हैं और 40 को माइनस में, तो यहाँ पर -8 मेरा होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान देकर बनाना है आप लोग को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया -40x, और यहाँ पर -32 प्लस में 32x और -1280 = 0। अब यहाँ पर हम इसके बाद करते हैं क्या, कॉमन फैक्टर को लेते हैं। तो हमें लगता है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए हम साइड ले लेते हैं। तो मेरा जो है यहाँ पर फाइनल जो बनकर आया है, इस दोनों को एक साथ लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन x को ले लेते हैं। तो x जब मेरा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर x कॉमन आया तो बच गया 1x, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो -40 है तो 40 लिख दिए। अब यहाँ पर सेकेंड को लेते हैं। तो यहाँ पर 32 है, और यहाँ पर जो है 1218 है। तो 1280 मेरा 32 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो है प्लस में 32 तो हम ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर x, और प्लस माइनस होगा, और यहाँ जब 32 से डिवाइड करेंगे तो यह मेरा 4 टाइम्स में कटेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे दोनों जगह सेम है, = 0। तो हम करेंगे क्या, x - 14 और इंटू x + 32 = 0। अब 0 के बराबर है तो हम लिखेंगे चूँकि x - 40 = 0, तो x का फाइनल मान जो आएगा वह 40। और यहाँ पर सेकेंड हम करते हैं, तो चूँकि x + 32 = 0, तो देयरफॉर x = -32। तो यहाँ पर बोला गया था तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम जान रहे हैं क्या कि कभी भी दूरी हो गया, अभी दूरी के बारे में बात किए थे। यहाँ पर चाल कभी भी जो है माइनस में नहीं होता है। तो हम यहाँ पर माइनस में जो 32 आया है यह मेरा आंसर नहीं होकर यह मेरा 40 आएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि पूछा गया कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो हम रेलगाड़ी की सामान्य चाल को x माने हैं, तो x का मान जो यहाँ पर आया है तो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो निकल कर आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न को नोट कर लीजिए और आंसर को अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। नोटबुक बनाते रहिए, और ज़्यादा हो सके तो जिसको भी PDF की ज़रूरत हो तो कमेंट कर दीजिए, PDF मिल जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।